मॉडर्न विद्या मंदिर, पब्लिक स्कूल, रेलवे रोड, शिव कॉलोनी, पलवल। इतिहास क्लास 8 पाठ 3 गांवों पर शासन। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। स्थायी व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्धारित राजस्व खाली जगह था, क्या आएगा यहाँ? निम्नतम। अगस्त सन 1965 को मुगल शासक ने कंपनी को 12 को नियुक्त किया, कहाँ? दीवान। रेगुलेटिंग अधिनियम खाली जगह में लागू हुआ 1773 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था खाली जगह में शुरू की थी हाल्ट मैकेंजी ने। एक समाचार पत्र का नाम हिंदू पैट्रियाट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिस्पर्धा देने हेतु यूरोपी बाड़े उगाने वालों ने भी बोई क्या? नील की खेती। खाली जगह आता है अगले में। खाली जगह के आविष्कार ने नील की मांग को प्रभावित किया। हाँ, इटली ने। नील बागान मालिकों ने वनशस्त्र लोगों खाली जगह को किराए पर रखा। हाँ, श्रमिकों को। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा खाली जगह ने नील किसानों की स्थिति पर प्रकाश डाला। हाँ, किसने? मालिकों ने। अगला आता है कि महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सामूहिक रूप से खाली जगह से संबंध होती थी राजस्व एकीकरण से। अब आता है सत्य या असत्य बताइए। ब्रिटिशों से पहले भारत में जमींदार भूस्वामी होते थे। सत्य है। सर्वप्रथम ब्रिटिशों ने भारत में नील की पैदावार की। सत्य है। नील सीमित ने बागान मालिकों का पक्ष लिया। सत्य है। स्थायी विस्थापन के अंतर्गत राजस्व दर ऊंची रखी गई थी। सत्य है। रैयतवाड़ी व्यवस्थापन मद्रास महाप्रांत में शुरू किया गया था। सत्य है। अगला आता है स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ जैसे नंबर 1 में आता है स्थायी व्यवस्थापन को मिला दीजिए थॉमस मुनरो ने। महलवारी व्यवस्था को मिला दो हाल्ट मैकेंजी। रेगुलेटिंग एक्ट को मिला दो ब्रिटिश संसद से। भारतीय फसल को मिला दो बोर्ड से। यूरोपीय फसल को मिला दो नील। अगला आता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्थायी व्यवस्थापन प्रणाली के शुरू होने के बाद में प्रभावों को सूचीबद्ध करो। कंपनी ने स्थायी व्यवस्थापन से हटकर चलने को अपनाया। ब्रिटिश अधिकारियों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली लागू की। यह एक प्रणाली थी जिसमें किसानों रैयत से सीधे राजस्व वसूल किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन, मुनरो व्यवस्था स्थायी व्यवस्था से कैसे भिन्न थी? आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान रीड ने दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बस इस प्रणाली के साथ परीक्षण किए। थॉमस मुनरो ने मैसूर और कर्नाटक में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रचलित किया और इसे बंबई और मद्रास के भागों तक फैला दिया। अगला प्रश्न है, विद्रोह के आरंभ होने के आपसे विचार क्या कारण थे? बागान मालिकों द्वारा शोषित होने तथा नील की अगली फसल को उत्तम मिट्टी में उगाने हेतु बाध्य करने नाखुश व अशक्त होकर बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और बागान मालिकों ने लठियालों को भर्ती कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में वाणिज्यिक फसल क्यों उगाना चाहिए? 18वीं सदी के मध्य काल में ब्रिटिश ने उन फसलों को जिनकी यूरोप में आवश्यकता थी, अफीम या नील की खेती को बढ़ाया और भारत में किसानों को अन्य फसल उगाने के लिए विवश किया, जैसे असम में चाय, बंगाल में जूट,
पंजाब में गेहूं, मद्रास में धान, महाराष्ट्र में सूत। अगला क्वेश्चन है, नील खेती में रैयत व्यवस्था का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी में बागान मालिकों ने रैयत प्रणाली पर काम किया। इसके अंतर्गत रैयतों द्वारा बागान मालिकों से एक अनुबंध बलपूर्वक हस्ताक्षर करवाए जाते थे। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मुगल काल व ब्रिटिश काल में जमींदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर लिया। मुगल लोग राजस्व के रूप में उत्पादन आधा भाग वसूल करते थे। कंपनी के अधिकारियों ने मुगल प्रशासन की प्रत्येक प्रक्रिया का अध्ययन किया व उसे समझ लिया था। अब उसे अपने राजस्व संसाधनों को संचालित एवं संगठित करना था और अपने प्रशासन से युद्ध खर्चों और भारतीय सामान के क्रय हेतु और ब्रिटेन भेजने हेतु कोषों को चालू रखने की लागत को वहन करना था। भारत में कई राजस्व व्यवस्था प्रणालियों को लागू करने के चौतरफा प्रभावों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1765 ईस्वी में जब कंपनी भारतीय क्षेत्रों का दीवान बनी, तब कंपनी के भ्रष्ट नौकरों ने किसानों से भू राजस्व की एक बड़ी रकम खींचना शुरू कर दी थी। उन्होंने कंपनी के लिए बहुत ही कम छोड़ा था। बाकी अधिकांश रकम से अपनी जेबें भरी और उनके एकत्र करने में तरीके ने भी चारों ओर किसानों की दुर्दशा कर दी और इसने कृषि उत्पादन में कमी आने लगी। इससे राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने हेतु कंपनी ने कृषि कार्य के पुनर्स्थापन की आवश्यकता को महसूस किया। इसने एकत्र होने वाला राजस्व एक रकम और इसे किसको भुगतान किया जाए को सुनिश्चित करने का निर्णय भी लिया। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में फसलों का वाणिज्यीकरण पूर्णतः ब्रिटिशों के पक्ष में था। व्याख्या कीजिए। 18वीं सदी के मध्यकाल में ब्रिटिशों ने उन फसलों जिनकी यूरोप में आवश्यकता थी और अफीम तथा नील की खेती को बढ़ाया और भारत के किसानों को अन्य फसल उगाने के लिए विवश किया, जैसे असम में चाय, पंजाब में गेहूं, मद्रास में धान, महाराष्ट्र में सूत। अब हम एक फसल की खेती के विषय में अध्ययन करेंगे, कैसे उन्होंने अपनी मनचाही फसल का उत्पादन करवाया। इस कथा से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने गांवों देहातों को कैसे उपनिवेशित किया और लोगों के अधिकारों का कैसे पुनर्निरूपण किया। धन्यवाद। और भी और है।